वंदे मातरम सभी लोग, कैसे हैं सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। और अभी तक हमारा जो साइंस की सीरीज चल रही है उसके 2 लेक्चर आ चुके हैं और सभी ने देखा होगा। तो प्रकाश की यात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है और अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स की सीरीज। मैथ्स की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 से और चैप्टर 3.2 से। ठीक है, चैप्टर 3.2 जो है वो एक मेथड की होती है, उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि उसके पहले हमें उसे समझना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। एलिमिनेशन मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। SUBSTITUTION, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारी विश्वगुरु हमने प्रारंभ ही इसलिए किया है ताकि हिंदी और इंग्लिश भाषा से भेद ना हो, सभी को अच्छी प्रायोरिटी मिले। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड को हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन मेथड। और ये हो गई विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन क्या होता है? इसमें ऐसा होता है कि हमें एक को हटाकर दूसरे की जगह लगाना होता है। ये समझ लो, जैसे कि मान लो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, यानी समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो हमें समीकरण 3 बनानी पड़ेगी और इससे इसका जो वैल्यू होगा 1 या 2 में ऐसे कहीं एडजस्ट करके वहां से हमें एक नई वैल्यू निकालनी होगी जो x या y की वैल्यू होगी। ठीक है, नहीं समझे? अब देखो तो दोबारा समझाते हैं। इस क्वेश्चन में मतलब जो ये मेथड है, विधि है, इसको करने के लिए सिंपल एक फॉर्मूला याद रखो और वो फॉर्मूला है कि इक्वेशन 1 दी है, इक्वेशन 2 दी है, या हम बनाएंगे। तो देखो इक्वेशन 2 से बनेगी इक्वेशन 3, इक्वेशन का 3 का वैल्यू रखोगे इक्वेशन 1 में। इतनी बात क्लियर? क्या बोला? 1 और 2 दी होगी, ये हम बनाएंगे। 2 से बनेगी 3 और 3 की वैल्यू रखेंगे 1 में। 2 से 3 और 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में, समीकरण 1 में। इतनी बात क्लियर हो गई? तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.2। बस इतना ध्यान रखना, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि इक्वेशन 1 और 2 से बनेगी 3 की वैल्यू रखेंगे 1 में। 1 2, 2 से 3 की 1 में, 1 से 2, 1 और 2 से बनाएंगे समीकरण 3 और 3 की वैल्यू रखेंगे 1 में। लास्ट बार 1 और 2 से बनाएंगे इक्वेशन 3, मतलब 2 से बनाएंगे समीकरण 3 और 3 की वैल्यू उठा के रख देंगे 1 में। अब देखो कैसे। पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि भैया क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पहला है, ये बोल रहा है कि हमारे पास 2 इक्वेशन है x और y। इसमें हमें क्या करना है, लिख दो यहाँ पर 3.2। ठीक है, x y बराबर 14 और एक है x माइनस y बराबर 4। ये 2 इक्वेशंस दी हुई है। हमारा फॉर्मूला क्या है? 1 और 2 से 3 की वैल्यू 1 में। इसको याद रखना, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। इसे मान लेते हैं 1 और इसे मान लेते हैं 2। क्या होगा? 2 से क्या बनानी है? 3। देखो हमें यहाँ पे एक वेरिएबल छोड़ना है, कोई सा भी छोड़ सकते हो, या तो x छोड़ दो या तो y छोड़ दो। हम x छोड़ देते हैं जनरली, तो x छोड़ देते हैं, छोड़ दो x को यहीं छोड़ दो, बाकी जो भी इधर है सब इधर लेके आओ। ये y इधर माइनस कर रहा, इधर क्या करेगा? प्लस करेगा। ये बन गई। अब देखो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। कहा था 1 और 2 से बनेगी 3 और 3 की वैल्यू उठाकर 1 में। अब देखो हमें x बराबर कितना मिल गया? 4 प्लस y। x बराबर कितना मिल गया? 4 प्लस y। अब ये x की एक हमें छोटी सी मतलब कुछ भी वैल्यू मिली है कि x से 4 प्लस y के बराबर होगा। अब इस 4 प्लस y को उठा के रख दो इक्वेशन 1 में। क्या लिख सकते हैं? x का मान समीकरण 1 में। ठीक है, वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x का मान समीकरण 1 में रखने पर इंग्लिश वालों के लिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 रख दो। देखो इक्वेशन 1 ही है, पहले लिख लेते चलो इसे। x प्लस y बराबर 14, ये है x प्लस y इक्वल्स टू 14। अब क्या करना है? x की जगह पे देखो कितना है, x की जगह हमें क्या मिला है? 4 प्लस y। क्या देना? x की जगह पर 4 प्लस y। ये जो x है इसकी जगह क्या रख दो? इसकी जगह रख दो 4 प्लस y। x की जगह पर ये रख दिया, बाकी सब ऐसे ही रखना है। क्या किया? x का वैल्यू हमें इक्वेशन 3 से पता चल गया था कि 4 प्लस y है, उसे हमने कहाँ उठा के रख दिया? इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में। समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1 ये थी और x की जगह x का वैल्यू था तो x की जगह पर इतना लिख दिया। अब x नहीं लिखेंगे, x पे जगह पे लिख दिया। भाई अगर
मेरी जगह कोई और खड़ा होता है तो मैं तो हट जाऊंगा ना, वो खड़ा हो जाएगा। वैसे ही x की जगह पर ये रखा है तो x हट गया और 4 + y आ गया। आई होप सबको क्लियर हो गया हो। बस सॉल्व कर दो। देखो y और y दोनों प्लस हैं, 1y और 2y, 1y कितने हो गए 2y, 1y + y 2y 14 14। अब ये एक वेरिएबल है, सॉरी ये एक कांस्टेंट है और 14 भी एक कांस्टेंट है, यानी कि 4 एक अचर संख्या है और 14 भी एक अचर संख्या है। और मैथ में वेरिएबल के साथ सॉल्व होता है, कांस्टेंट के साथ, चर के साथ हल होगा और अचर के साथ हल होगा। देखो वेरिएबल वो होता है जो वेरी करता है यानी चेंज होता है, और कांस्टेंट वो होता है जो पर्टिकुलर वही रहता है। चर वो होता है जो चल सकता है यानी कि जिसका मान बदल सकता है, ठीक है, और अचर जिसका मान नहीं बदल सकता। और नहीं चर मतलब चल सकता, नहीं चल सकता इसका मान नहीं बदल सकता। चर और अचर, चर माने चलना, समझ सकते हो, या चलेगा तो बदलेगा भाई। अगर तुम 10 किलोमीटर चलो तो तुम्हारी हालत बदल जाएगी, खराब हो जाएगी। और अचर मतलब नहीं चलना, नहीं चलना मतलब नहीं बदलना, ठीक है। तो जो अचर होगा वो नहीं बदलेगा, चर बदलेगा। चर है y और अचर है 14 और 4। अब दो अचर क्यों नहीं है, दो कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि दो इस समय y के साथ मल्टीप्लाई में है। ध्यान से देखो, दो y के साथ मल्टीप्लाई में, y की जगह 1 रखो तो 2 = 2 × 1 कितना बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। अगर y की जगह 2 रखा तो ये पूरा 4 बन जाएगा, इसलिए दो भी चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो वो अभी y के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए क्या है, वो भी एक वेरिएबल है, एक चर संख्या है। 2y एक चर संख्या है, एक वेरिएबल नंबर है। अब चलो उठा के इसे यहाँ रख देते हैं, रख दो। 2y अपनी जगह पर रहेगा, 14 भी अपनी जगह पर रहेगा। बस ये 4 के आगे कुछ नहीं है ना, तो प्लस का साइन यानी धनात्मक है, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 4 2y = 14 में से 4 गए 10, ठीक है। 14 - 4 10। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, 2y के साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है ना। 2 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब कि गुणा कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, इधर डिवाइड करेगा, इधर गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा, कर दिया। 2 से 10 को काट लो 5 बार में, 2 5 = 10, 2 पंजे 10, यानी कि y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये y का मान उठा के किसमें रखो, रख दो 3 में रख दो। देखो ये साइकिल है पूरी, कैसी है पूरी साइकिल, 1 और 2 है, 2 से 3, 3 का 1 में और 1 का वापस 3 में। 1 और 2 तो है, 2 से बनी 3, 3 का वैल्यू 1 में, 1 का वैल्यू 3 में। देखो 1 2, 2 से बनी 3, 3 का वैल्यू 1 में। अब जो ये आया 1 से जो वैल्यू आई, 1 की वैल्यू वापस 3 में रख दो। इसे मिटा देते हैं, देखो क्या होगा, y का मान समीकरण 3 में, ठीक है, रख देते हैं। रखने पर या फिर रखने पर, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। रखो क्या है, y = 5 मिल गया ना, इक्वेशन 3 ये देखो, इसको लिख देते हैं पहले, x = 4 + y, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब y की जगह कितना है, यहाँ पे 5 है, y = 5 है तो x की जगह तो ठीक है 4। अब y की जगह पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, y के नीचे 5 लिख दिए, 5 और 4 कितने हो गए 9, यानी कि x का मान आ गया। बस हमें x का भी असली मान मिल गया, असली वैल्यू निकल गई, और y की भी असली वैल्यू निकल गई। अब क्या करना है, अब ये आंसर तो आ गया, कुछ करना नहीं है। इसलिए अब तुम्हें अगर दिमाग दौड़ाना है और अपना जो आंसर है वो चेक करना है तो कर लो। देखो x और y, किसी भी इक्वेशन में x y रख लो, वहाँ x की जगह कितना रखो, एक बार 9 रख के देखो, प्लस y की जगह कितना रखो, 5 रखो। देखो 9 और 5 कितने होते हैं, 14। देखो आगे 14। अब यही सब दूसरी इक्वेशन में रख के देख लो, बराबर आएगा। देखो 9, x की जगह 9, y की जगह 5, कितना होता है 9 और 5। देखो ये 9 - 5 = 4, 9 में 5 गए 4, 4 = 4। बस जहाँ पर ऐसे बराबर आ जाए समझ लो कि हमारे सारे जो वैल्यूज हैं वो सही हैं। बस अब इसे कर लो साथ साथ, आगे हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब तुम लोग सोच रहे होगे हमने सेकंड क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई सेकंड में जो है ना वो थोड़ा अपॉन का झंझट है, तो अपॉन वाला हम लास्ट में करेंगे, सिंपल वाला करते हैं। देखो क्या करो, इक्वेशन 1 बनाओ, इक्वेशन 2 बनाओ, 2 से क्या बनेगी 3, बस कुछ भी छोड़ दो, x छोड़ेंगे हम, 9x ये चला जाएगा उधर = 9, और ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 9 को भी छोड़ दो, हटाओ यहाँ से, x हमें चाहिए खाली। देखो ये मल्टीप्लाई करा तो पूरे के डिवाइड में चला जाएगा, क्लियर, बस बहुत है। ये क्या हो गई इक्वेशन 3, समीकरण 3, ठीक है भाई।
तीसरी मिल गई, रख दो। x का मान वही सब लिखो, x का मान समीकरण एक में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 रखो। इक्वेशन 1 ये है, लिख दो पहले। ठीक है, अब रखो क्या होगा, हमें क्या रखना है, ये सब रखना है। तो 3 तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन x की जगह, इस x की जगह ये पूरा रखेंगे अब। ठीक है, रख दो 9 + 3y अपॉन में 9 माइनस y इज 3 वैसे ही रहेगा। देखो ये सब मल्टीप्लाई में 3 और ये सब, तो 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, 3 से 9 कितनी बार कटेगा, 3 बार में, बस अब कुछ नहीं है। तो 9 + 3y अपॉन में 3 माइनस y बराबर 3। देखो y के नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे एक ले सकते हैं, क्योंकि मैथ में जिसका कोई नहीं उसका एक। ठीक है, रखो आगे क्या रख सकते हैं, कैसे लिखेंगे अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, 3 सबको पता है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो 3 की अब कैसे करते हैं, नीचे का नीचे देते हैं डिवाइड, क्या देते हैं, नीचे का नीचे डिवाइड, जो आया उसका ऊपर मल्टीप्लाई। तो 3 का 3 से क्या दिया जाएगा, डिवाइड दिया जाएगा, जो आएगा उसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का 3 से भाग दिया कितना है, 1 आया, उस 1 की इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, इसी कोई दिक्कत नहीं, माइनस 1 की 3 से भाग करोगे 3 आएगा, करके देख लो, ये देखो आया 3 आया। अब इस 3 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 से, तो सॉरी 1 की 3 से भाग के 3 आया, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो हो जाएगा 3y, हो गया बराबर में 3 हो गया। चलो इसे हटा देते हैं। अभी हम सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं और एग्जांपल भी करेंगे, ठीक है, किसी दूसरी वीडियो में। तो क्या करेंगे अब, ठीक है, देखो प्लस का 3y और माइनस का 3y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 9/3 = 3। अब क्या होगा, 3 को उधर भेज दो या ऐसे कर लो, 3 3 = 9, 3 = 3। अरे ये क्या हुआ, पहले तो x वगैरह कुछ आ रहा था, अरे भाई ये क्या हो गया, जो हम कहाँ पहुँच गए भैया, क्या हुआ, ये 3 = 3 आ गया। अरे या तो x वगैरह कुछ आना चाहिए था या y वगैरह कुछ आना चाहिए था। तो देखो ऐसा ही एक एग्जांपल है तुम्हारी बुक में। अभी बुक क्या कहती है पता है, देखो मैं दिखा रहा हूँ, तुम्हारी जो बुक कहती है वो ये कहती है कि एक और एग्जांपल है, हाँ देखो उस एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर बता रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 6 है, और उसमें क्या आता है तुम्हारा 18 बराबर 18 आएगा, जैसे हमारा 3 बराबर 3 आया है, उस एग्जांपल में 18 बराबर 18 आया है। ठीक है, हम एग्जांपल भी करेंगे, अगर तुम देखोगे तो वहां पर बिल्कुल तुम्हें ऐसे ही दिखाई देगा। पेज नंबर भी बताता हूँ, 37, नई वाली किताब में 37 है, पुरानी में देख लेना। और इसमें बोल रहा है कि हिंदी वालों के लिए देखो, यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है, यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है। y के ही क्यों, क्योंकि क्या कटा है यहाँ पर, y कटा है ना, तो y के सभी मानों के लिए ये कथन सही होगा कि y बराबर 3 होगा। यद्यपि इसमें y का कोई मान हल के रूप में प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हम x का कोई निश्चित मान नहीं पा सकते। भाई तो हमारे पास y का ही मान नहीं आया है, तो हम x का मान कहाँ से लाएंगे। ठीक है, जब यही यहाँ पर कुछ y या x आता तभी तो किसी और इक्वेशन में रखते, तो 3 बराबर 3 आ गया। ठीक है, आगे क्या है कि इस स्थिति इसलिए, यह स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि दोनों समीकरणें एक ही हैं। देखो क्या बोला एनसीईआरटी ने, इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ा करो, पता चलेगा। जब ऐसी कंडीशन आएगी 3 = 3 या कोई भी 2 डिजिट बराबर आ जाएं सॉल्व करते करते, तो क्या समझ लो कि जो ऊपर इक्वेशन दी है और नीचे इक्वेशन दी है, दोनों इक्वेशन एक ही हैं, दोनों इक्वेशन एक ही हैं। दिख नहीं रही हैं, दिखेंगी नहीं पर होंगी एक जैसी। ठीक है, अतः समीकरणों 1 और 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। अब देखो इस एक्सरसाइज में एक सारणी पहले है, उसमें बोला अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन कब आती है, अभी मैंने इसका हम लोग कभी इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना लेंगे। तो अपरिमित रूप से जब अनेक हल होते हैं किन्हीं 2 समीकरणों के, तो वो इक्वेशन वो कब आती है कि जब दोनों समीकरणें कैसी होनी चाहिए, संपाती होनी चाहिए। कैसी हो, दोनों समीकरणें संपाती हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं। ठीक है, संपाती कैसे, मानो ग्राफ में जैसे ये लाइन है 3x - y, मान लो इसकी लाइन ऐसे गई,
और दूसरी वाली की लाइन भी ऐसे ही जा रही है इसी के ऊपर से, तो क्या बोल देंगे, अपरिमित रूप से इनके अनेक हल हैं, इसलिए ये संपाती है। संपाती माने एक के ऊपर ही दूसरी चढ़ी हुई है, एक के ऊपर ही दूसरी चढ़ी हुई है, उसको बोलते हैं संपाती। अब तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि ये क्यों आया, क्योंकि दोनों इक्वेशंस एक ही थी और इसलिए उन्होंने एक दूसरे को बराबर दिखा दिया, और ऐसी कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, और ये भी लिखा है कि क्योंकि दी हुई स्थिति में बहुत से सार्वनिष्ठ हल है, मतलब कि एक जैसे ही उभयनिष्ठ हल जिसे बोलते हैं कि दोनों में आता वो होते हैं। अब देखो अगर इंग्लिश वालों को समझाया जाए तो एनसीईआरटी हमारी ये कहती है, अभी मैंने जो संपाती शब्द बोला सभी ने सुना होगा भाई, वो ये है कि भाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। जैसे मैंने पहले कहा था y के सारे मानों के लिए ये वैल्यू ट्रू होगी, सही होगी, ठीक है, y के सारे वैल्यूज के लिए। However, we do not get a specific value of y as a solution। तो हम y की एक स्पेसिफिक वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं कर सकते, ना ही y की कर सकते हैं, ना ही x की कर सकते हैं। आगे क्या लिखा है, ये लिखा है कि therefore we cannot obtain a specific value of x। जब हमने भाई y की ही कोई वैल्यू नहीं निकली तो क्या x की निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी। This situation has arising because both are given equation are the same। क्या बोला, both are the given equations are the same। ये हमारी जो कंडीशन है क्यों पैदा हुई कि दोनों चीजें बराबर आ गई, दो डिजिट बराबर आए, क्योंकि दोनों इक्वेशन क्या है, बराबर है। आगे बोला है therefore equation 1 and 2 have infinitely many solutions। क्या, infinitely many solutions माने अपरिमित रूप से अनेक हल। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन माने हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके। क्या पता एक y की वैल्यू 2 भी हो, 3 भी होगी, 4 भी होगी, 5 भी होगी, 6 भी होगी, 7 भी होगी, 8 भी, 9, 10, 11, 12, 14, 15, बहुत सारी होगी। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि दो इक्वेशंस जब एक जैसी होती हैं और उनके ग्राफ में जब खींचे जाते तो एक ही इक्वेशन की लाइन के ऊपर दूसरी इक्वेशन की लाइन आ जाती है, तो वो कैसी हो जाती है, फिर संपाती हो जाती हैं। इंग्लिश में बोले तो उनके क्या हो जाते हैं, इनफाइनाइटली बहुत मैनी हल हो जाते हैं, सॉरी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। वी कैनट फाइंड अ यूनिक कॉस्ट ऑफ यूनिक आंसर बिकॉज दे आर मैनी कॉमन सॉल्यूशंस। इनके पास क्या है, बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशन होंगे, जैसे कि हमने पहले कहा था उभयनिष्ठ। ठीक है, अगर तुम्हें ये जो ये भी है कि ये संपाती है, मैनी हल होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे, या सिर्फ एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन होगा इसका, ये सब कहाँ दिया है, तो देखो टेबल 3.1 में दिया है, पेज नंबर 26 पर तुम देख सकते हो। और सुनो, जो ये मैंने कहा ना जिसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन लगी होती है, उसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइंस। कौन सी लाइंस, कॉन्सिडेंट लाइंस। कौन सी लाइन, कॉन्सिडेंट लाइंस, हिंदी में संपाती और इंग्लिश में वालों के लिए क्या, कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट लाइन हिंदी में संपाती रेखा है और इंग्लिश में कॉन्सिडेंट लाइन, यानी कि एक इक्वेशन की लाइन के ऊपर ही दूसरे इक्वेशन की लाइन होगी। और इस कंडीशन में कैसा आएगा, दो नंबर्स इक्वल आ जाएंगे, हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में मिला था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी भी था इसलिए। और सुनो, ये क्वेश्चन ये खत्म हो गया है, इसके नीचे हमें वो लिखना होगा कि इसकी मतलब जो भी है डेफिनेशन लिख दो उसकी, और वही कहाँ से लिखनी है, एग्जैक्ट कहाँ से लिखोगे, एनसीईआरटी से लिखोगे, उससे अच्छी और कोई वो नहीं है, कोई भी लैंग्वेज नहीं है। मैं तुम्हें समझा दिया ऐसा क्यों होता है, उसको तुम बना के भी लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत यूनिक था और ये एक ही क्वेश्चन है, इसका एग्जाम्पल भी एक ही है। ठीक है, तो उसे देख लो, इसे कर लो। अगर थोड़ी छोटी सी एक मतलब लिखनी है लैंग्वेज, तो थोड़ी सी मैं लिख देता हूँ। देखो कैसे लिखेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और थोड़ा सा लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे, इसकी अगर लिखनी होगी, शॉर्ट में लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे, शॉर्ट में लिखनी होगी तो लिखेंगे जैसे ये आ गया 3 = 3 तो लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, लिख सकते हैं वी डोंट गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y, क्योंकि हमारे पास कौन सी y की एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिली हमें, सो वी कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x। भाई
क्या ये स्टेटमेंट सारे मतलब ट्रू होगी सारे वैल्यूज की, y की सारी वैल्यूज के लिए, क्योंकि हमें एक y की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिली, इसीलिए सो वी कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x। हमें y की स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिली तो x की स्पेसिफिक वैल्यू भी नहीं पता लगा सकते। ठीक है, हाँ अब इसे फिर लिखेंगे बिकॉज, थोड़ी सी हम शॉर्ट कर देते हैं, बिकॉज both equations are same, so they have infinitely many solutions। ठीक है, इतना लिख देंगे। एनसीईआरटी की तरह इतना सारा नहीं भी लिखेंगे, अगर इतना लिख देंगे तो ये भी बहुत है। ये करो, ये बराबर आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों इक्वेशंस सेम है। अब क्या लिखना है, ये स्टेटमेंट्स ट्रू होगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, y की सारी वैल्यूज के लिए। हमें एक y की स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिली, सो हम वी कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x। हम x की भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं पता लगा सकते, क्योंकि दोनों इक्वेशन कैसी हैं, बिकॉज बोथ इक्वेशंस आर सेम, सो दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हिंदी वालों के लिए कैसे लिखेंगे, हिंदी यह तथ्य y के सभी मानों के लिए सत्य है। हमें y का निश्चित मान नहीं प्राप्त हुआ, अतः हम x का मान भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये दोनों समीकरण एक ही हैं, अतः इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो चुका तो बहुत अच्छी बात है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अब हमें सेकंड क्वेश्चन करना चाहिए, और सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार है कि s - t बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है। अब क्या करना है, देखो इसमें हमें अपॉन का झंझट है, तो अपॉन सही करना पड़ेगा, यानी कि समीकरण 2 को सही करना होगा। देखो समीकरण 1 तो यही हो जाएगी, समीकरण 2 के साथ सही करेंगे, भाई जब इसे सही करेंगे तब तो समीकरण 3 बनेगी। हमारा वही फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1 और 2, 2 से 3, 3 का 1 में, 1 का 3 में वैल्यू। अब देखो इसको सही करेंगे तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लो, 6 आएगा, 6 की डिवाइड 3 में, 3 की डिवाइड 6 में करोगे 2 आएगा, 2 की s में मल्टीप्लाई करो तो 2s हो गया, 2 की 6 से डिवाइड करो 3 होगा, 3 की t में मल्टीप्लाई करेंगे 3t हो जाएगा 6। बस ये 6 उधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 6, 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 12, यानी कि समीकरण नंबर 2, इक्वेशन 2। अब 2 से ही भाई 3 बनती है ना, चलो बनाओ। इसको छोड़ोगे, s को छोड़ देते हैं, 2s इज इक्वल्स टू 12, ये प्लस कर रहा है इधर माइनस करेगा, 3t अभी 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड करेगा, 12 माइनस 3t अपॉन में 2। इक्वेशन नंबर 3। अब अरे अच्छा, इक्वेशन 3 बन गई, 3 की वैल्यू 1 में रखेंगे, रख दो s का मान ठीक है। s का मान समीकरण 1 में रखने का, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 1 रख दो। इक्वेशन 1 ये है s माइनस टी। भाई हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में मत लिख लेना, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों देख रहे हैं, इसलिए मैं दोनों का लिख रहा हूँ, तुम अपना अपना लिख लेना। बाकी ये सब तो सब एक ही जैसा। ठीक है, क्या रखना है, ये हो गई। अब s की वैल्यू रखनी है, s का मान ये है तो s की जगह s को हटाओ, अब ये रखो 12 माइनस 3t बट्टे 2 माइनस t बराबर 3। t के नीचे 1 ले सकते हैं, इसका कोई नहीं उसका 1 ले लो, 2 इसकी इसमें भाग कर 1 आया, उसके ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई तो वही आ जाएगा 3 है। 1 की 2 में भाग करेंगे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2t हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3। अब देखो 12, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये भी t ये t, d और t वेरिएबल है तो सॉल्व होंगे, माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा, यानी कि 3 और 2 5 हो जाएंगे, 5t
और सॉरी साइन माइनस का ही आएगा, ये हो गया 2 इज इक्वल्स टू 3। 2 को उधर भेज दो। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बेईमान है आज मौसम। कितना हो जाएगा? 3 2 6 हो जाएगा। बस खत्म क्या, ये उधर चले जाएगा भाई, माइनस का 5t बचेगा और 6 ये प्लस कर रहा है, क्या करेगा? माइनस करेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी अचर साथ में जाएगा। ये सबको पता है, इतनी बातें बताने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस माइनस ही होना है और माइनस का 6 आएगा हल करके। ये भाई 12, देखो ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस तो माइनस हो गया। 12 में से 6 घटाना 6 और साइन किसका था हमेशा? बड़े वाले का। तो 12 माइनस का बड़ा है, 12 बड़ा है तो माइनस का साइन आ गया, हटा दो, माइनस से माइनस हट जाता है। अगर बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ, क्या बराबर के इस तरफ बराबर के उस तरफ इक्वल साइन होते हैं तो आपस में कट जाते हैं। बराबर के इस तरफ और उस तरफ इक्वल साइन होते तो कट जाते हैं, जैसे कि हमने इनको काट दिया। तो 5t इज इक्वल्स टू 6 और t इज इक्वल्स टू 6/5। खत्म। बस अब t का वैल्यू उठा के किस में रख दो? 3 में। ठीक है, रख दिया, रख दो। इक्वेशन 3 कहाँ है? ये है ना, तो s इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3 t अपॉन में 2 12 3 t की जगह क्या रखना है? 6/5 6/5 अपॉन में 2 s इज इक्वल्स टू, सॉल्व कर लो। 3 6 से मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा? 18 18 अपॉन में 5 अपॉन में 2। क्या करना है? सॉल्व कर लो, एलसीएम लेकर 5 और 1 5 16 माइनस 18 अपॉन में 2। एस इज इक्वल्स टू, हटाओ कितना होगा? उधर और इधर, उधर जाएगा तो उधर हो जाएगा और उधर जाएगा तब, तो फिर जब वापस उधर आएगा तो उधर हो जाएगा, उधर उधर करके इतना उधर आ जाएगा, इतना हो जाएगा और इतना आ जाएगा। तो जब इसे पूरा आगे करेंगे तो s इज इक्वल्स टू, ये भाई नीचे एक लगा सकते हैं, ये पलट जाएगा तो इतना इतना अपॉन में इतना और इतना, इससे इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा और इतना हो जाएगा, यानी कि इतना अपॉन इतना आ जाएगा। बस और क्या चाहिए हमें? आ गया। अब ये सब वैल्यू उठा के यहाँ किसी में रख के देख लो। देखो s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 है। देखो s कितना है? 21/5 और t कितना है? 6/5। जो कहोगे भाई, घटा लो कितना होगा? 20, ये तो इसका नीचे डिनोमिनेटर सेम है ना, हो जाएगा। और 21 माइनस 6 होगा 15 इज इक्वल्स टू 3 5 3 इज इक्वल्स टू 3, बराबर आ गया। इसके बाद हमारे सारे वैल्यूज बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। ठीक है, अब इस सुंदरता को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी देखो तुम्हारा काम तो बहुत आसान सा और छोटा सा है, क्योंकि पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। बाकी बच्चा पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन कर लेना भाई। अगर जिसका नहीं हो पाएगा अगले लेक्चर में उसे सिमटा लेंगे। अगला लेक्चर इतना बड़ा नहीं जाएगा, ठीक, वो बड़ा हो गया उस तीसरे वाले क्वेश्चन की वजह से, इसमें स्टेटमेंट वगैरह वगैरह थी। तो मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही धुआंधार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए साइंस पढ़ो, मैथ पढ़ो, जिंदगी के मजे लो, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।